नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारा फोकस भारत के शानदार वनों और वन्य जीवों पर है। सच मानिए, प्रकृति और हमारे विकास के बीच एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन होता है और आज के समय में इस बैलेंस को समझना एकदम क्रूशियल है। तो चलिए, बिना देरी किए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार से। सदियों पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि पेड़ एक ऐसा अनोखा जीव है जो बिना किसी स्वार्थ के असीमित दयालुता से भरा होता है। वो सबको सुरक्षा और छाया देता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले लकड़हारे को भी। ये बात आज भी दिल को छू जाती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का हमारे प्रति रवैया कितना उदार है। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले भारत की अद्भुत जैव विविधता, फिर विलुप्त होते जंगल और वन्यजीव, इसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्गीकरण, संरक्षण की अहमियत और अंत में सरकार और समाज के शानदार प्रयास। बस यही सब कवर करेंगे आज। आइए भाग 1 से शुरू करते हैं। भारत की अद्भुत जैव विविधता। अब ये जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी असल में है क्या? अगर किताबी परिभाषा को थोड़ा किनारे रख दें तो इसका मतलब सिर्फ जानवरों या पेड़ों की गिनती से नहीं है। ये तो एक विशाल जाल की तरह है। मिट्टी के छोटे से कीड़े से लेकर विशाल हाथी तक और जंगली घास से लेकर खेतों की फसलों तक, सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम इंसान भी इसी शानदार और जटिल इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। अब थोड़ा एक चिंताजनक पहलू की तरफ मुड़ते हैं। भाग 2, विलुप्त होते जंगल और वन्यजीव। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, प्रकृति को आखिर नुकसान पहुंचा कौन रहा है या क्या पहुंचा रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बीमारी की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक सही इलाज कैसे ढूंढेंगे? अगर ध्यान से देखें तो वनों की कटाई के पीछे कुछ बड़े और स्पष्ट कारण हैं। सबसे पहला है अत्यधिक दोहन, यानी इमारती लकड़ी और घरों के लिए अंधाधुंध पेड़ काटना। दूसरा कारण है बड़ी निर्माण परियोजनाएं, जैसे विशाल बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तीसरा है खनन या माइनिंग, जो सिर्फ जमीन ही नहीं खोदता बल्कि जंगलों को अंदर तक खोखला कर देता है। और अंत में खेती के लिए जंगलों को साफ करना और जलाना। सच कहूं तो ये सभी मानवीय गतिविधियां हमारे पर्यावरण पर बहुत भारी पड़ रही हैं। इस तबाही के स्केल की जरा कल्पना कीजिए। 1951 से लेकर अब तक सिर्फ नदी घाटी परियोजनाओं के लिए 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के जंगल साफ किए जा चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इतना विशाल इलाका है जो कभी अनगिनत वन्य जीवों का घर हुआ करता था। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना। सिर्फ इस एक अकेले प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 40,000 हेक्टेयर जंगल के डूबने का खतरा पैदा हो गया। इससे साफ समझ आता है कि कैसे हमारे बुनियादी ढांचे के विकास की कीमत सीधे तौर पर हमारे जंगलों को चुकानी पड़ती है। चलिए अब देखते हैं कि वैज्ञानिक इस नुकसान को कैसे नापते हैं। भाग 3, संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN भी कहते हैं, वो प्रजातियों को उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे के हिसाब से बांटता है। जैसे कि दुर्लभ प्रजातियां, जिनकी संख्या पहले ही बहुत कम है। फिर आती हैं स्थानिक प्रजातियां, जो दुनिया में बस किसी एक खास जगह पर ही मिलती हैं। और अंत में सबसे दुखद, विलुप्त प्रजातियां, वो प्रजातियां जो अब इस धरती पर कहीं नहीं बची, हमेशा के लिए खत्म। आखिर इन प्रजातियों को खत्म होने की कगार पर धकेल कौन रहा है? इसके प्रमुख खतरे हैं जानवरों के प्राकृतिक आवास का विनाश, उनके अंगों के लिए अवैध शिकार, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण या विषाक्तीकरण। और हाँ, जंगल की भयंकर आग को कैसे भूल सकते हैं? ये सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक माहौल बनाते हैं जहां बेजुबान जानवरों का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस विनाशकारी तस्वीर को देखने के बाद आइए समझते हैं भाग 4, संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, हमें इन्हें क्यों बचाना चाहिए। देखिए, संरक्षण का मतलब सिर्फ बाघ या हाथी को बचाना भर नहीं है। यहाँ 2 बड़ी बातें हैं। एक तरफ है हमारी पारिस्थितिक विविधता, जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों जैसे साफ पानी, हवा और उपजाऊ मिट्टी को बचाए रखती है। और दूसरी तरफ है आनुवंशिक विविधता, जो हमारी खेती, फसलों और मत्स्य पालन के बेहतर विकास के लिए एकदम जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति को बचाना खुद अपने वजूद को बचाने जैसा है। तो क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। समाधान हमारे ही हाथों में है। बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की ओर, भाग 5,
सरकार और सामुदायिक प्रयास। जब आम लोग कुछ ठान लेते हैं ना, तो बड़े बड़े बदलाव आते हैं। इसे ही कहते हैं पीपल पावर, यानी जनशक्ति। भारत में इसके बेहतरीन उदाहरण है। चाहे वो ऊंचे पहाड़ों में पेड़ों की रक्षा के लिए उनसे चिपक जाना हो, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, या फिर राजस्थान में ग्रामीणों द्वारा खनन का डटकर विरोध करना। हमारे समुदायों का प्रकृति से एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता रहा है। इसी रिश्ते का एक बहुत ही खूबसूरत रूप है पवित्र उपवन। हमारे देश के कई हिस्सों में जंगलों के कुछ खास टुकड़ों को देवी देवताओं का पवित्र निवास माना जाता है। और पता है, गहरी आस्था के कारण इन्हें बिल्कुल छुआ तक नहीं जाता। नतीजा ये होता है कि बिना किसी कड़े सरकारी नियम के भी वहां की दुर्लभ प्रजातियां और वनस्पतियां पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। अब सरकार और लोगों की पार्टनरशिप का एक बेहद सफल मॉडल देखते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन या JFM। इसमें वन विभाग और स्थानीय गांवों वाले मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। समुदाय के लोग जंगलों की रक्षा और प्रबंधन में शामिल होते हैं। उनके पारंपरिक अधिकारों का सम्मान होता है और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलती है जलाऊ लकड़ी, चारा और जंगल के छोटे मोटे उत्पाद। है ना कमाल का तरीका? जंगल भी आबाद और लोगों की जरूरतें भी पूरी। इस पूरे विश्लेषण का जो असली सार है, वो इस खूबसूरत लेप्चा लोकगीत में छिपा है। मुझे झरनों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, कीड़ों और जानवरों से तुम्हारा संगीत इकट्ठा करने दो। ये पंक्तियां दिल को छू जाती हैं। ये याद दिलाती हैं कि प्रकृति और इंसान एक ही धुन का हिस्सा हैं, और इस धुन को बेसुर होने से बचाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक अहम सवाल। पर्यावरण के संरक्षण और प्रकृति के साथ वो पुराना संतुलन वापस लाने के लिए समाज और हम सब मिलकर रोजमर्रा की किन प्रथाओं को अपना सकते हैं? हमारी डेली लाइफ के वो कौन से छोटे बदलाव हो सकते हैं जो एक बड़ा असर डाल सकें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।